अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। अब सबके प्यार भरे फीडबैक का परेशान नहीं होना। आपकी 4 नहीं 5 स्टोरियाँ आगे इंशाल्लाह कर दूंगा। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि जी कहानी मिस करते हैं, कोई बात नहीं, जल्दी इंशाल्लाह 4 की बजाय 3 है, अभी 4 नहीं 5 कहानी आपको सुनाऊंगा। आज की कहानी जो मुझे भेजी है मिसेस, उन्होंने कहा आप कासिम कह दीजिए, बस इससे ज़्यादा मेरा नाम ना लीजिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा बीता हुआ वाकया मुझे भेजा है जिसने मुझे भी हैरान कर दिया है। ये उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा वो वाकया है कि आज जब वो सुनाते हुए उनकी जो हालत थी आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी वॉइस मैसेज मुझे आया हुआ था और जैसे जैसे मैं कहानी को सुन रहा था तो मेरा एंड पे क्या हाल हुआ आप सोच नहीं सकते। तो ये मिसेस कासिम की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। उनके शौहर का नाम ये फर्जी है, मिलता जुलता है या कोई भी है, कासिम कहना हमारा मकसद है। कासिम के वाले साहब रेलवे के अंदर मुलाजिम थे। उनके यहां एक ही बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने कासिम रखा। कासिम ने उतनी ही तालीम मुकम्मल की जितनी वाले साहब उसकी तालीम का खर्चा बर्दाश्त कर सकते थे। जवान हुआ और वालिदैन की ख्वाहिश हुई कि बेटे की शादी कर दें और यूं कासिम की शादी, फर्जी नाम है कलसूम के साथ कर दी गई। जिन खानदानों से इनका ताल्लुक था ये वो खानदान थे जहां पे वालिदैन अरेंज मैरिज करते थे। लड़की के लिए रिश्ता देखा जाता, लड़के को तस्वीर तक नहीं दिखाई जाती थी। वालिदैन जो पसंद कर लेते बेटा उस पर सर झुका लेता कि वालिदैन से कहता यकीनन आपने जो रिश्ता मेरे लिए देखा होगा अच्छा ही होगा। यूं बगैर मुंह देखे दुल्हन का रूप अपनाए, घूंघट सजाए, सुहाग रात पे इंतज़ार करती कलसूम। जब पहली दफ़ा कासिम ने कलसूम का घूंघट उठाया तो वो लम्हा था जब उसने पहली दफ़ा कलसूम को देखा और उसके दिल ने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ बाप का इंतखाब बहुत अच्छा था। कलसूम बहुत खूबसूरत थी। जहां कलसूम बहुत खूबसूरत थी वहां पे वो नेक सीरत भी थी। यूं दोनों ने अपनी जिंदगी का आगाज किया। बाप रिटायर हो चुका था और बाप की जगह पे वही मुलाजमत कासिम को मिल गई। ये लोग मुल्तान में रहते थे, नौकरी करते रहे। अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाजा और देखते ही देखते बेटा भी तकरीबन 3 साल का हो गया। ये उस दौर की कहानी है जब मोबाइल नहीं होते थे, टेलीफोन भी किसी के घर में होता था और अगर किसी को बुलाना होता था तो टेलीफोन करके कहा जाता था जी फलां बंदे को या फलां बंदी को बुला लीजिए और वो टाइम देते थे कि आप इतनी देर के बाद टाइम कीजिए, इतनी देर के बाद फ़ोन कीजिएगा, हम बुला लेते हैं। और वो जाके उसको बुला के ले आते और थोड़ी देर के बाद दोबारा फ़ोन होता तो वो लोग उनसे बात करते थे। अंटीने घर के अंदर लगे होते थे, लोग टीवी पे अंटीना ऊपर से घुमाते थे और नीचे एक बंदा बाहर खड़ा होता था, एक टीवी के सामने और एक अंटीना घुमा रहा होता था। साफ हुआ, वो कहता था नहीं, दरमियान वाला जो फिर कहता नहीं और घुमाओ। बहुत ही खूबसूरत दौर था। जिन लोगों ने इस दौर को देखा है, बहुत खूबसूरत दौर। खैर, यूं कलसूम और कासिम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाते रहे, वहीं पे ही तबादले होते रहते थे और कासिम का तबादला एक और शहर के अंदर हो गया। छोटा सा ये शहर था। यूं उन्होंने सामान पैक किया, कासिम, कलसूम और उनका बेटा रवाना हो गए। जब वो वहां पे पहुंचे तो उनको वहां पे एक रेलवे का क्वार्टर दिया गया। आज भी बहुत ज़्यादा लोग रेलवे के क्वार्टर जो बने हुए हैं, बहुत पुराने, नए मेरे ख्याल में बहुत कम बनाए गए हैं, पहले के जो बने हुए हैं उन्हीं के अंदर रिहाइश पजीर हैं। पहले लोगों को ये क्वार्टर ही दिए जाते थे। जो भी रेलवे के अंदर मुलाजमत करते थे वो रेलवे के क्वार्टर में ही रहते थे। यूं कासिम, कलसूम और उनका बेटा उस नए घर के अंदर रिहाइश पजीर हो गए। जिस दिन वो उस घर के अंदर दाखिल हुए, बाहर दरवाजे पे जो ताला पड़ा हुआ था उसकी चाबी कासिम को पहले ही मिल चुकी थी। कासिम ने उस चाबी से दरवाजे को खोला
तो दरवाज़ा खोलते ही एहसास हुआ घर बहुत अरसे से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि जब दरवाजे को खोला गया तो दरवाजे के आगे भी बाकायदा जाला बना हुआ था। हैरान हुआ कासिम भी कि इतना पुराना घर मुझे दिया गया है, यकीनन सी बात है उस वक्त कोई और अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए बाअमर मजबूरी ये काफ़ी अरसे से बंद घर कासिम को दिया गया। दरवाजे के आगे जो जाला था उस जाले को हटाते हुए जब मियाँ बीवी अंदर दाखिल हुए तो छोटा सा एक सहन था। दरवाजे से दाखिल होते ही एक छोटी सी दीवार थी पर्दे के लिए, और राइट साइड पे अब जैसे दाखिल होते थे एक छोटा सा सहन था, बिल्कुल राइट साइड पे एंड पे नहाने के लिए, और दूसरा बाथरूम बने हुए थे, वॉशरूम भी। सामने एक सहन था और सहन से आगे 2 कमरे बने हुए थे। उन 2 कमरों से पहले एक छोटा सा बरामदा सा बना हुआ था। उस बरामदे की एक साइड पे किचन बना हुआ था और उस बरामदे के पीछे 2 कमरे बने हुए थे। लेकिन ये सारे इतने मट्टी और जालों से भरे हुए थे, कई साल हो गए थे इस घर को बंद हुए हुए। जब उस सहन के अंदर मियाँ बीवी और बच्चा दाखिल हुए तो बाकायदा झाड़ियां उगी हुई थी, एक जंगल का मंजर पेश कर रहा था यह घर। कासिम भी परेशान हुआ कि यार ये मुझे कैसा घर दे दिया है। बीवी बोली ये कैसा आपने घर दे दिया, लगता है यहां पे तो कई सालों से कोई रहा ही नहीं है। कासिम बोला अभी फ़िलहाल तो यही था, जल्दी में मुझे पहुंचना था, नौकरी ज्वाइन करनी थी, कोशिश करूंगा आगे उनसे कहूं कि अगर कोई और हो तो मुझे दे दें। यूं उन्होंने अपना सामान मुश्किलों से अंदर एक कमरे को साफ़ किया, धूल मिट्टी को साफ़ किया। अभी सामान कोई इतना ज़्यादा भी नहीं था, जो 2-3 ट्रंक वो अपने उठा के लाए थे साइड पे रखे, और यूं दोनों मियाँ बीवी ने उस घर को साफ़ करना शुरू किया। बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने आखिरकार उस घर को साफ़ कर लिया। झाड़ियाँ जो उगी हुई थी वो हटा दी गई, मट्टी धूल और जितने भी जाले थे वो हटा दिए गए। अब एक रहने के काबिल घर बन गया था। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी ने उस घर के अंदर रहना शुरू कर दिया। अब बेटा तकरीबन 4 साल का था जब वो इस घर के अंदर शिफ्ट हो रहे थे। कासिम नौकरी पे चले जाते, कलसूम और बेटा घर पे होते। कासिम आज भी ऐसा करता था, जब उसको तनख्वाह मिलती थी तो तनख्वाह में से एक हिस्सा वो पीछे माँ बाप को भेज देता था और बाकी सारी तनख्वाह वो बीवी के हाथ में रखता और कलसूम को कहता ये लो तनख्वाह, पूरे घर का खर्चा कलसूम ही चलाती थी। कलसूम ने कासिम से कहा बेटा बड़ा हो गया है, करीब ही जो स्कूल है इसके अंदर इसको दाखिल करा दीजिए। और यूं उनके बेटे को स्कूल में दाखिल करा दिया गया। अभी घर में आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था और यूं बच्चा जब पहले दिन स्कूल गया तो अगले दिन माँ ने बच्चे को तैयार कराने के लिए शाम को ही सोचा थोड़ी सी सर्दियां हैं, शाम से पहले ही नहला देती हूं, कल बच्चे ने फिर स्कूल जाना है। गीजर तो उस वक्त होते नहीं थे, गैस भी नहीं होती थी, लकड़ियों पे आग जलाते थे तो पानी गर्म करके ही नहलाया जाता था। तो उसने कहा दिन की धूप में ही बच्चे को नहला लेती हूं। तो वो बच्चे को लेकर बाथरूम में गई। जब वो बच्चे को नहला रही थी तो बच्चे ने सामने की तरफ देख के मुस्कुराहट दी। मां ने उस तरफ देखा, सामने तो कोई नहीं था, लेकिन बच्चा किसी को देख के मुस्कुराया था। मां ने कहा क्या हुआ? तो बच्चे ने फिर उस तरफ देखा और फिर से मुस्कुरा दिया। मां ने कहा क्यों शरारतें कर रहे हो, किसको देख रहे हो? किसी को नहीं। मां ने कहा बच्चा है, शरारत कर रहा होगा। कुछ दिनों के बाद फिर से मां जब बच्चे को नहला रही थी तो बच्चे ने उसी कोने की तरफ जिस तरफ देख के मुस्कुराया था फिर उसी तरफ देख के मुस्कुराया और उसके मुंह से एक नाम निकला, मरीना। मां एकदम हैरान हुई, क्या क्या बोले हो? नहीं 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 कुछ नहीं। बच्चा जिस तरह शरारत करता है। मां ने लेकिन ये करियर लफ्ज सुना था, मरीना। मरीना ये क्या है बेटा? बेटा आगे नहीं बोला, मासूम था। ये आज के बच्चे हैं जो 4 साल के, बहुत जीनियस हैं, बहुत ज़हीन है। उस दौर के बच्चे बहुत मासूम होते थे। वो मासूम सा था, मासूमियत का दौर था। हमने मैट्रिक कर ली थी, मुझे आज भी याद है, मैंने मैट्रिक की थी तो मुझे कोई होश नहीं था, पता ही नहीं होता था किसी चीज़ का। आज के तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हर चीज़ का पता है।
खैर वो बात भी ऐसे नॉर्मल सी थी, माँ को सुनने में आई और भूल गई। अब कासिम जब नौकरी पे चला जाता, बेटा भी स्कूल जाने लगा, तो कलसूम के लिए वक्त गुजारना मुश्किल हो गया। यूं वो घर से बाहर निकलती और उनके घर के साथ ही थोड़े से फासले पे बना हुआ जो क्वार्टर था, उस क्वार्टर से भी एक लड़का उसी स्कूल जाता था जिस स्कूल उनका बेटा पढ़ता था। तो यूं एक दिन जब वो स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी कलसूम, तो उस साथ वाली हमसाई से आमना सामना हुआ। तो हमसाई ने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो कलसूम ने भी कहा वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप नई आई हैं यहाँ पे? तो कलसूम ने कहा जी जी मैं यहाँ पे नई आई हूँ, आपकी हमसाई हूँ। उसने कहा कभी आइएगा ना घर? तो कलसूम ने कहा मैं चक्कर लगाऊंगी। और यूं वो पहला दिन था जब उनकी दुआ सलाम हुई आपस में अपनी हमसाई के साथ। मैं लफ्ज़ हमसाई ही कह देता हूँ क्योंकि फ़र्दी नाम लेना यहाँ पे उन्होंने असली मुझे बताया, लेकिन फ़र्दी नाम लेना है। यूं हमसाई के साथ उनकी दुआ सलाम हो गई, फिर आते जाते रोज़ मुलाकात होती, यहाँ तक कि अब बाकायदा तौर पे दोस्ती में बदल गई। अब वो और हमसाई बैठते गपशप करते। उनका मौजू क्या होता? महंगाई का रोना रोते, तनख्वाह बहुत कम थी, ख्वाहिशात दोनों एक दूसरे को अपनी बताती। कलसूम बताती उसकी भी ज़िंदगी की ये ख्वाहिशात हैं जो इस तनख्वाह में पूरी नहीं हो सकती, और उसकी हमसाई भी बताती हाँ मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। तकरीबन दोनों की उम्र एक जैसी ही थी, वो भी एक बेटी की माँ थी और कलसूम जितनी ही उसकी उम्र थी। अब बाकायदा इन दोनों का घर में आना जाना भी शुरू हो गया। बस टॉपिक एक ही होता जब भी मिलती, आज क्या पकाया है, आज क्या पकाने लगी हो। ये उस दौर के यही टॉपिक होते थे। आज भी बहुत सारे घरों में सबसे बड़ा टॉपिक यही होता है, आज क्या पकाना है। ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है, सबकी फरमाइश को पूरा करना। जहाँ पे कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है, सारे इकट्ठे रहते हैं ना, आज क्या पकाना है, कोई कहता है फलां, कोई चीज़ कहता है फलां, और ये बड़ा मुश्किल टॉपिक होता है। खैर वो दोनों दोस्तें बैठती, गपशप करती, बातें करती, ख्वाहिशात का जिक्र करती, तनख्वाह का रोना रोती कि कम है, तनख्वाह ही बढ़ा दे। और इस तरह वक्त गुजरता रहा। रूटीन का एक दिन था। सुबह कलसूम उठी, बेटे को भेजा, शौहर को भी ऑफिस के लिए रवाना किया, नौकरी के लिए, ऑफिस तो नहीं नौकरी के लिए रवाना किया, और वो अपने काम काज में मसरूफ़ हो गई। हमसाई से मुलाकात हुई, शाम हुई, बेटा भी आ गया, शौहर भी घर आ गया, दोनों ने खाना खाया और जो ही रूटीन के काम थे उसी तरह। अब कलसूम ने घर को इस अंदाज में बना रखा था कि एक कमरा एक तरह से उसने ड्राइंग रूम बनाया हुआ था। कमरे तो दोनों एक जैसे ही बने हुए थे, लेकिन एक कमरा उसने ड्राइंग रूम इस तरह बना दिया था कि वहाँ पे टीवी भी लगा था और वहाँ पे उसने सोफ़े भी जो अपने साथ बाद में लेके आई थी वो सोफ़े भी रख दिए थे। तो यूँ साथ वाले कमरे में वो सोते थे और उस ड्राइंग रूम में बैठ के वो टीवी वगैरह देखते थे। ज़्यादा अगर कोई मेहमान भी आ जाता तो उनको उन्हीं सोफ़ों पे बिठाया जाता, और अंदर जो ब्लैक एंड वाइट टीवी रखा होता था उसका ऊपर एंटीना लगा होता था। अक्सर जब टीवी का रिज़ल्ट साफ ना आ रहा होता, मच्छर आ रहे होते, तो ऊपर चढ़ के कासिम उस टीवी को ठीक कर, उस एंटीने को घुमाता तो नीचे से टीवी क्लियर हो जाता। और ये उनका वाहिद अकलौता ड्राइंग रूम भी था और टीवी लॉन्च भी था जहाँ पे वो टीवी भी देखते थे। और कोई हमसाई वो अगर उसकी आ जाती थी तो वहीं पे ही उसको बिठाते थे। ज़्यादा उनके कोई ताल्लुक थे नहीं। कभी कभी कासिम के ऑफिस से भी कोई मिलने के लिए आ जाते तो वो उनके लिए चाय वगैरह बना के लाती, इसी कमरे में ही बैठते थे। ये एक रूटीन की रात थी। जब सब ने खाना वगैरह खा लिया तो कासिम ने बैठ के कुछ देर टीवी देखा और उसके बाद वो सोने के लिए बेडरूम की तरफ आ गया, क्योंकि कलसूम पहले ही सोने के लिए लेट चुकी थी, वो थकी हुई थी। यूं एक ही कमरे में मियाँ बीवी और बच्चा वो सो गए। जिस कमरे में वो लेटे हुए थे वहां पे रात को एक सब्ज कलर का छोटा सा बल्ब जलता था ताकि घुप अंधेरा ना हो। बच्चा सोया होता था, जीरो का बल्ब कहते थे उसको, हल्की हल्की उसकी रोशनी होती थी। सोए हुए पता नहीं कितनी देर हो गई थी कि रात का कौन सा पहर था, कलसूम की आंख खुल गई। किस बात पे उसकी आंख खुली थी? कमरे में तो वैसे अंधेरा था, सुबह तो अभी हुई नहीं थी, नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो क्या था ऐसा कि आज वक्त से पहले उसकी आंख खुल गई थी? तभी उसके कान ने एक आवाज को सुना, छन 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 छन। ये एक घुंघरों की आवाज थी।
क्लियर उसने सुनी थी, छन 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 छन, और साथ ही एक तबले की भी आवाज़ आई थी। तबला जैसे कोई बजाता है और तबले के ऊपर घुंघरूओं की आवाज़ आती है, तबला बजाया गया और साथ में छन 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 आवाज़ आई। एकदम उसको एहसास हुआ कि क्या हुआ, आज कासिम सोए नहीं इतनी रात, अभी तक जाग रहे हैं, क्योंकि ये आवाज़ टीवी से आ रही थी। उसका अंदाज़ा था कि वो बैठे अभी तक टीवी देख रहे हैं। अक्सर ऐसा होता, उनको नींद ना आ रही होती तो सिगरेट लगा कर बैठ जाते, सुलगा कर, और टीवी देखते रहते। कि रात का ऐसा पहर हो गया और बैठे कासिम अभी तक टीवी देख रहे हैं, सोए नहीं कि टीवी से आवाज़ आ रही है, तबले की, म्यूज़िक की। तभी उसने मुड़ के देखा तो कासिम तो बिल्कुल पास सोए हुए थे। तो फिर किसने टीवी चलाया है? वो अपने कमरे से उठी और उठ के उसी ड्राइंग रूम, उसी कमरे में गई जहां पे वो ब्लैक एंड वाइट टीवी रखा हुआ था। तो उसने देखा टीवी बंद है। हैरानी तो इस बात की थी कि रात के इस पहर तो ट्रांसमिशन ही नहीं आती थी, टीवी पे तो कुछ भी नहीं होता था, 11-12 बजे तो टीवी वैसे ही बंद हो जाता था। तो फिर ये आवाज़ कहां से आई? उसने उस पूरे ड्राइंग रूम में देखा, उसने कहा बाहर से कहीं से आवाज़ आ रही होगी। वो वापस आई, अपने बिस्तर पे लेट गई और थोड़ी देर के बाद उसको नींद आ गई। एक नॉर्मल सा वाकया था, उसको भूल गई। तकरीबन कोई 10 दिन मजीद गुजरे होंगे इस वाकये के बाद, फिर से उसकी रात को आंख खुल गई। और आज भी जब आंख खुली तो उसी आवाज़ से आंख खुली थी जो उसने पहले भी एक दफ़ा सुनी थी। अपना वहम समझ के, टीवी समझ के सो गई थी। वही आवाज़ थी, छन 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 छन, घुंघरू की आवाज़, और साथ में तबला बज रहा था। लेकिन आज उसी घुंघरू और तबले की आवाज़ से न सिर्फ उसकी आवाज़ खुली थी, बल्कि लगता था कि बिल्कुल बाहर सहन में कोई तबला बजा रहा है और घुंघरू पहने कोई है जो आवाज़ पैदा कर रहा है। कुछ देर जागती रही, ये क्या है? तबले की आवाज़, घुंघरू की आवाज़। कुछ देर सोचती रही, मेरा वहम है, ये क्या है? ये मैंने पहले भी सुनी थी। टीवी तो उसको एकदम याद आ गया कि पिछली दफ़ा भी टीवी बंद था, और टीवी वैसे भी उस दौर में जो ब्लैक एंड वाइट दौर था, टीवी 10-11 बजे ट्रांसमिशन बंद कर देता था, ख़त्म हो जाती थी ट्रांसमिशन। ये तो आजकल 24 घंटे चलते हैं, डिश एंटीने आ गए हैं, केबल आ गई। उसने कहा टीवी तो वैसे भी 10-11 बजे बंद हो जाते, टीवी से आवाज़ नहीं हो सकती, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? ये तो क्लियर मेरे सहन से आवाज़ आ रही है। वो कुछ देर सोचती रही, समझने की कोशिश करती रही। जब कोई भी उसको आवाज़ ना आई, उसको कुछ भी समझ ना आया, तो वो जागते 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 कब उसको नींद आ गई, क्योंकि वो आवाज़ थोड़ी देर के बाद बंद हो गई थी। जब वो सुबह उठी, उसको अपनी रात वाली बात याद थी। पहली दफ़ा उसने वहम समझ के भुला दिया था। इस रात, जो रात कल गुजरी थी, वो वाली बात उसको बिल्कुल याद थी। दूसरा दिन था जब शौहर चला गया। उसको घर के अंदर घबराहट सी महसूस हुई। उसको रात वाला वाकया याद आ गया, क्योंकि कल रात को वाकया हुआ था। शौहर बच्चे को स्कूल रवाना करने के बाद वो घर में बैठी थी, तो वो याद करके उसको अजीब सा लगा कि यार वो कैसी घुंघरू की आवाज़ है और कैसी तबले की रिदम बजता है, कैसी ताल बजती है कि एक अजीब सी आवाज़ आती है रात को। वो एकदम से अजीब सी हुई और उसका दिल दिन के टाइम में अपने घर से दिल अजीब सा हुआ, और जल्दी से वो साथ वाली हमसाई के घर गई। अंदर जैसे ही दाखिल हुई तो सहन में ही चारपाई बिछाए उसका ससुर बैठा हुआ था। उसने जाते ही सलाम किया, अंकल अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा वालेकुम अस्सलाम, और वो चलती हुई अपनी उस हमसाई के पास गई जो किचन में खड़ी काम कर रही थी। तो हमसाई ने कहा कैसी हो कुलसूम? उसने कहा ठीक हूं। उसने कहा आप अब्बू जी के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। और यूं कुलसूम चलती हुई उसके जो ससुर थे उनके साथ वाली चारपाई पे बैठ गई। जब उसने सलाम किया था तो उस दौर में बुजुर्ग सलाम के जवाब में सर पे हाथ रखते थे, बेटियों की तरह। तो उस वक्त भी जब उन्होंने कहा सलाम अंकल, तो उसने उनके सर पे हाथ रखा, उसने झुक के सर आगे किया था। तो वो साथ जाकर बैठ गई। अंकल बोले बेटा किस घर आप हमसाए हो ना? उसके अंकल से आज पहली मुलाकात थी। हमसाई से तो मिलती रहती थी, लेकिन अंकल से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा जी अंकल, मैं साथ वाले घर से आई हूं। तो अंकल बोले कौन सा घर? तो उसने अपने घर का नंबर दिया, फलान नंबर जो घर है मैं वहां से आई हूं। अंकल बोले इस नंबर का घर ना,
क्योंकि वो अभी अभी तो उसने नंबर बताया था, लेकिन अंकल ने फिर से जैसे तस्दीक करनी चाहिए हो, फिर से उस नंबर को दोहराया कि वो वाला घर ना। तो उसने कहा जी अंकल, उसी घर से। तो अंकल एकदम से चुप से हो गए, जैसे कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन एकदम से खामोश हो गए और नीचे देखना शुरू कर दिया और कहा, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे बेटी। और नीचे देखना शुरू हो गए। खैर वो अपने दोस्त के साथ बैठी, गपशप की, और उसके बाद जब बच्चे के आने का टाइम हो गया तो वो अपने घर चली गई। बच्चा आ गया स्कूल से, शौहर भी आ गए, ऑफिस उनका ख़त्म हो जाता था, 5 बजे वो अपनी नौकरी ख़त्म करके आए थे। वो आए, उनको उसने चाय दी और वो सीधे अंदर कमरे में गए, बैठकर टीवी देखना शुरू कर दिया, चाय पीनी शुरू कर दी कि तभी हमसाई घर में दाखिल हुई। वो बाहर सहन में ही, बरामदे में ही बैठी थी। उसने सलाम किया और कहा, कुलसूम मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो बोली, हाँ बोलो, क्या कहना है? उसने कहा, तुम्हें पता है मेरे ससुर ने मुझे क्या कहा है? मैंने कहा, हाँ बोलो। उन्होंने कहा, तुम तो जानती हो मेरी शादी भी अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, मेरी शादी को उतना ही टाइम हुआ है जितना तुम्हारी ही शादी को हुआ है। मेरी भी एक ही बेटी है, मैं भी अभी कुछ अरसा ही हुआ है इस घर में ब्याह कर आई हूँ, लेकिन मेरे शौहर और मेरे शौहर के जो वालिद साहब मेरे ससुर हैं वो कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। मेरे जो ससुर हैं इसी ही क्वार्टर में जहाँ पे हम रह रहे हैं, जब वो जवान थे तो उनको ये क्वार्टर मिला था, फिर उनकी नौकरी ख़त्म हुई, उनके बेटे ने ये नौकरी कर ली, अभी तक वो उसी ही क्वार्टर में रहते हैं। जब तुम मेरे घर आई और तुमने बताया कि तुम फलां घर से आई हो तो वो चौंक गए थे। तुम्हारे जाने के बाद जो उन्होंने मुझे बात बताई है तो मैं खुद डर गई हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि जिस घर में ये लड़की रहती है, जिस घर से ये आई है, ये तो आसेब ज़दा है। यहाँ पे तो बाकायदा आसेब रहती है, एक ऐसी खातून रहती है जिसका नाम मरीना है। मरीना का नाम सुनते ही वो चौंक सी गई। मरीना, यही नाम बोला है ना तुमने? तो हमसाई बोली, हाँ मरीना रहती थी। वो एक डांसर थी, वो एक तवाइफ थी, नाचने गाने वाली, वो नाचने वाली थी। इसी घर के अंदर तबला और नाच गाना होता था। वो घुंघरू पहन के नाचती थी। फिर किसी आशिक ने उसको रात के टाइम इसी घर के अंदर कत्ल कर दिया था। वो मर गई थी। सब यही कहते हैं उसको कब्रिस्तान में दफना दिया गया था, लेकिन उसके बाद उसकी बदरूह इसी घर में कई लोगों को दिखाई देती रही। कई लोगों का उस घर से इसलिए भागना पड़ा कि वो रातों को उनको नजर आती थी। बाकायदा तौर पे जो नहीं जाते थे उनको नुकसान पहुंचाती थी मरीना की बदरूह। और मेरे ससुर ने मुझे बताया है कि तुम लोगों के लिए भी ये घर अच्छा नहीं है, जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो, कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। जैसे ये सारी बातें सुनी तो वो उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, मरीना। और जब उसकी हमसाई चली गई तो उसका शौहर जो अंदर बैठा सारी बातें सुन रहा था उठ के आ गया और बोला, ये क्या बातें हो रही थी? उसने कहा, कासिम हमें इस घर में नहीं रहना। क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, हमसाई ने मुझे जो कुछ कहा है वो बहुत खौफनाक है। इस घर में मरीना रहती थी, एक तवाइफ, वो मर चुकी है, उसकी बदरूह यहाँ पे रहती है। और तुम्हें पता है कासिम, एक दिन जब मैं अपने बेटे को नहला रही थी तो वो मुस्करा रहा था एक कोने की तरफ देख के। मैं समझी बच्चा शरारत कर रहा है, लेकिन दूसरी दफ़ा उसने कहा था मरीना। मैंने उससे पूछा क्या कहा है, लेकिन वो बोला नहीं था, लेकिन मुझे याद है अच्छी तरीके, उसने मरीना कहा था। और वो हमसाई भी लफ्ज़ मरीना कह के गई है। वो सही कह के गई है, ये घर भूतिया जिन है, ये भूतिया घर है, आसेब ज़दा है, हमें निकल जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके इस घर से चला जाना चाहिए, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। कासिम बोला, क्या हो गया है, क्या हो गया है तुम्हें कुलसूम? बच्चे ने वो नाम कहीं सुन लिया होगा। इस तरह की बातें जो तुम्हें वो हमसाई बता के गई है, उन्होंने बाहर भी फैला रखी होंगी, स्कूल के अंदर भी इस तरह की बातें करते होंगे, बच्चे ने ये नाम सुन लिया होगा, मरीना वो इस तरह का नाम कह रहा है, इस फजूल बातों पे तुम इस तरह की बातें कर रही हो? क्या हो गया? जिन भूत कहाँ होते हैं? होते होंगे, इस तरह इंसानी आबादी में नहीं होते। अपने दिमाग को क्लियर करो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह की बात करोगी। ये आसेब ज़दा घर है, माना पुराना है, काफ़ी अरसे से बंद है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इसके अंदर जिन है और इसके अंदर ये है। प्लीज़ यार ऐसी बातें मत करो।
समीना बोली लेकिन आप प्लीज़, ये जितना पुराना घर है हमें यहाँ पे नहीं रहना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके मुझे शिफ्ट करना है इस घर को। तो कासिम ने भी जान छुड़ाने के लिए कह दिया, अच्छा अच्छा बाबा ठीक है, जैसे ही कोई और मिलता है मैं उनसे कहता हूँ, वैसे भी मैंने उनसे कहा हुआ है ये बहुत पुराना है मुझे और चाहिए, उन्होंने भी कहा हुआ है जैसे कोई मिल जाएगा वो दे देंगे। और यूं बात आई गई हो गई, रात आ गई, सो गए। क्योंकि कलसूम कासिम को वो वाकया भी बता चुकी थी जिसको वो वहम समझी थी कि बेटे ने सिर्फ मरीना नाम नहीं कहा था, मैंने खुद अपने कानों से घुंघरों की आवाज़ और तबले की आवाज़ सुनी थी। मैं समझी थी टीवी चल रहा है और मैं बंद करने के लिए टीवी गई थी, फिर मुझे एहसास हुआ था टीवी तो कब कब बंद हो जाता है, रात को 11 बजे ट्रांसमिशन ही खत्म हो जाती है। फिर दूसरी दफ़ा भी हुआ था लेकिन मैं उसको अपना वहम समझी थी, लेकिन जो वो बातें बता के गई है ये तो सब वही है। और कासिम उसको कह रहा था प्लीज़ यार ऐसा मत सोचो, ऐसा नहीं होता। खैर ये सारी बातें हो गई, रात आ गई और वो सो गए। लेकिन उस रात कलसूम की आंख उसी जोरदार घुंघरू से खुल गई जैसे आज घुंघरू पहनने वाली मरीना ने घुंघरू तोड़ देने हों। इतनी तेजी के साथ तबला बज रहा था और वो इतनी तेजी के साथ पांव जमीन पे मार रही थी, घुंघरू इतनी जोर जोर से बज रहे थे, छन 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 छन, ऐसे पांव वो थरक रही थी, छन 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 छन, ऐसे छन छन की आवाज आ रही थी, ऐसे लगता था जैसे पूरा घर हिल रहा हो। और वो छन छन की आवाज इतनी करीब आती जा रही थी, इतनी करीब आती जा रही थी, छन छन इतनी तेज होती जा रही थी, तबला इतनी जोर से बज रहा था और वो इतनी करीब आ रही थी कि उसकी निगाह पड़ी साथ ही रखी हुई जो टेबल थी, उस टेबल पे जो बर्तन रखे हुए थे वो बर्तन हिलना शुरू हो गए। ऐसा जोर से तबला बज रहा था कि बर्तन जोर जोर से हिलना शुरू हो गए। और वो छन छन और तबला इतना करीब आता जा रहा था कि उसने कासिम की तरफ मुंह किया और आवाज निकाली, लेकिन वो आवाज तो उसने निकाली थी, कासिम तो कहा था कासिम, लेकिन वो आवाज कासिम तक नहीं जा रही थी। ऐसा लगता था आवाज गले में ही रुक गई है। वो उठ के बैठ चुकी थी और बैठी ही थी, उस छन 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 के ऊपर उठी थी और उठ के बैठी थी और वहीं पे ही वो बैठी रह गई। मुड़ के जरूर देख सकी थी कासिम की तरफ, लेकिन कासिम और बेटा गहरी नींद सो रहे थे। उसने ऊंची आवाज में कहा था कासिम, लेकिन इतनी आवाज निकल सकी थी कि वो खुद भी ना सुन सकी कि उसके मुंह से आवाज निकली है, जैसे उसके गले ने आवाज निकालने से जवाब दे दिया था। उसने हाथ उठाने की कोशिश करी कि कासिम को जगा सकूं, लगा नहीं, उसके जिस्म को जकड़ दिया गया है, उसका जिस्म जकड़ा हुआ था, वो हिल नहीं सकती थी, गर्दन हिला सकती थी। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा और लगा कि अभी जो भी है वो दरवाजे के अंदर दाखिल होने वाली है। और इस अंदाज में शदीद जलजला आ रहा था, पूरे घर की दरो दीवार हिल रही थी, टेबल इतनी तेजी से हिल रही थी कि टेबल के ऊपर रखा हुआ जितने भी जग गिलास प्लेटें रखी थी धक 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 इतनी जोर से हिल रही थी, उसको लगता था जैसे उसका दिमाग फट जाएगा, ये घर जलजले से गिर जाएगा और थरकने वाली नाचने वाली दरवाजा तोड़कर अभी अंदर आएगी। और उसको लगा कि उसकी मौत यकीनी है, शौहर को वो जगा नहीं सकती, शौहर गहरी नींद सो रहा है और ये कैसी छन छन की आवाज़ है, तबले की आवाज़ है, दरो दीवार हिल गए हैं। ना सिर्फ दरो दीवार हिल गए हैं, एक एक कमरे के अंदर रखी हुई चीज़ थरक रही है, हिल रही है, बज रही है, लेकिन आवाज़ सिर्फ और सिर्फ कलसूम के कानों तक है। कासिम को अगर ये आवाज़ सुनाई देती तो वो कब का जाग चुका होता। उसने आंखें बंद कर ली ये सोच के कि उसकी मौत यकीनी है या घर गिर जाएगा और जो भी आफत, जो भी बला, जो भी आत्मा, बुरी आत्मा, बदरूह रहती है अभी दाखिल होने वाली थी, थरकती ही कि उसी लम्हे उसके कानों ने आवाज़ सुनी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किसी मस्जिद के इमाम ने अजान दी थी और जैसे ही कि किसी मस्जिद के इमाम ने सुबह की फजर की अजान दी,
अजान क्या बुलंद हुई कि वो जो थरकना था, वो जो छक 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 छन छन छनन दरवाजे तक पहुंच गया था। लगता था दरवाज़ा भी बकायदा डग 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 हिल रहा था, लगता था गिर जाएगा। एकदम से आहिस्ता आहिस्ता सब जो हिल रहा था, दरवाज़ा जो दग 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 गिरने वाला था, सब चीज़ें आहिस्ता 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 खामोश हो गई। वो जो तबला बजाया जा रहा था वो रुक गया। वो जो घुंघरू पहने नाच रही थी वो रुक चुकी थी। और तब उसने अपने जिस्म को हिलाया तो पता लगा जिस्म आज़ाद हो चुका है, अब वो हिल सकती है। उसके आंसू बहना शुरू हो गए। वो फौरी उठी, उसने वज़ू किया, नमाज पढ़ी और सजदे में गिर गई। ऊंची ऊंची रोना शुरू हो गई। शोहर की आवाज़ खुली, बीवी को देखा इस अंदाज में, उठ के परेशान हो गया। कासिम बोला, कलसूम कलसूम क्या हुआ? शोहर के गले लग गई और रोना शुरू कर दिया। शोहर ने पूछा क्या हुआ, तो वो सारी कहानी जो रात उस पर बीती थी उसने शोहर को सुना दी। उसने कहा, कासिम अगर अजान ना होती शायद मैं मर जाती। मुझे नहीं रहना इस घर में, मेरे बेटे को भी नहीं रहना। जितनी जल्दी हो सके अभी उठो, सामान पैक करो, निकलो इस घर से, अभी अभी निकलना है हमें ऐसे घर में नहीं रहना जहां पे बुरी आत्मा रहती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। उसने कहा था वो तो पहुंचाने लगी थी, अगर अजान ना होती पता नहीं क्या हो जाता। वो जैसे रो रही थी, कासिम उसको दिलासा दे रहा था, चुप करा रहा था, लेकिन जानता था वो इतनी जल्दी कैसे किसी घर का बंदोबस्त कर सकता। उसके पैसे भी उसके पास इतने नहीं थे, उसकी जेब इजाज़त नहीं देती थी, उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, वो कैसे करता। मियाँ बीवी में काफ़ी तकरार हुई, काफ़ी बहस हुई। कोई जब रिजल्ट नहीं निकला तो कासिम मजबूरन बोला, अच्छा ठीक है, जब तक मैं किसी घर का बंदोबस्त करता हूँ मुझे टाइम तो लगेगा। एक काम करो, तुम कल की मैं तुम्हारी टिकट कराता हूँ, तुम और बेटे का कहा दोनों मुल्तान चले जाओ, कुछ दिन वहाँ पे रहो, मैं जब तक घर का बंदोबस्त करता हूँ, इस घर को चेंज करता हूँ, जैसे घर चेंज हो जाएगा मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा। उसने कहा कल नहीं, अभी अभी टिकटें कराओ, जब तक तुम घर नहीं लेते मैं अपने बेटे के साथ यहीं पे नहीं रह सकती, अभी टिकटें कराओ। वो जान चुका था, बीवी को समझाना चाह रहा था कि उसकी बातें तुम्हारे दिमाग पे सवार हो गई हैं रात, यकीनन तुमने कोई बुरा ख्वाब देख लिया है, तुम इतनी खौफजदा हो गई हो, तुमने अपने दिमाग के ऊपर सवार कर लिया है, तुम्हें इस तरह महसूस हुआ है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। उसने कहा इसको जो समझो, मुझे नहीं रहना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? उसने कहा मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रही हो, लेकिन ये तुम्हारा दिमाग तुम्हें दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। खैर जितनी बहस हुई, कासिम ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें मुल्तान की टिकटें लेकर रवाना कर देता हूँ। शाम को उसने मुल्तान की टिकटें ली और बीवी और बेटे को जब ट्रेन पर छोड़ने के लिए गया तो बीवी अपने शौहर के एक दफ़ा आंखों में आंखें डाल के बोली, कासिम मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कब तक आप घर लेते हो, आज पहला ऐसा मौका है कि मैं आपके बगैर अकेली जा रही हूँ, वरना हमेशा हम साथ रहे हैं। खुदा का वास्ता है जल्दी आ जाना, मुझे इस घर में बहुत डर लगता है, अकेले आपको छोड़ते हुए भी डर लग रहा है, मेरा दिल पता नहीं क्यों खौफजदा है, मेरा दिल बहुत कांप रहा है, खुदारा जल्दी घर लीजिए, मेरी मानिए तो आप भी हमारे साथ आ जाइए। कासिम ने कहा ओके ओके, मैं घर जल्दी ले लूँगा और जल्दी ही मुल्तान आ जाऊँगा, आप परेशान मत हो। और यूँ उसने अपनी बीवी को रवाना किया, बच्चे को मुल्तान के लिए रवाना कर दिया, पीछे फ़ोन कर दिया कि वो उनको रिसीव कर ले। बीवी को रवाना करने के बाद वो घर पहुँचा और सोचने शुरू हो गया, अब मैं क्या करूँ, कहाँ से इतनी जल्दी घर का बंदोबस्त करूँ, कैसे होगा। मेरी बीवी तो वहम का शिकार हो गई है, खौफ आ गया उसके अंदर, लेकिन अब क्या करना है। काफ़ी सोचो विचार की उसने, कुछ भी उसको समझ ना आया। उसने कहा ठीक है, अल्लाह मालिक है, देखता हूँ, किसी दोस्त से मशवरा करता हूँ इसका क्या करना है। खैर वो टीवी देखता रहा, सिगरेट सुलझाकर बैठा रहा। जब टीवी ट्रांसमिशन ख़त्म हो गई उसने टीवी बंद किया और वहीं सोफे पर ही लेट गया। अभी उसको लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि उस खामोश घर के अंदर, जहां उस कमरे के अंदर लाइट भी जल रही थी, क्योंकि उसने लाइट बुझाए बगैर ही ऐसे सो गया था, उसका दिमाग थका हुआ था, वो मुसलसल सोच रहा था परेशानी के आलम में, कहाँ से घर लूँ, कहाँ से पैसे अरेंज करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि पहला मौका था कि वो अपने घर में अकेला था, अपनी बीवी के बगैर, बच्चे के बगैर। कभी भी अपनी बीवी बच्चे के बगैर अकेला नहीं रहा था, पहली दफ़ा रहा था, और एक बेवकूफ़ाना सोच की वजह से, एक वहम की वजह से इसी परेशानी में सोफे पे सो तो गया, लेकिन उसी लम्हे उसकी आंख खुली जब उसके कानों में एक आवाज़ आई, छन 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 छन
छन छन छन छन छन, और उसने एकदम से आंखें खोल दी। कमरे के अंदर रोशनी फैली हुई थी, बाहर सहन के अंदर अंधेरा था, और कोई था जो सहन में था और उसके पांव से यही आवाज आ रही थी। और तभी उसके कानों ने एक तबले की भी आवाज सुनी, तक दिन धिंदा तक दिन धिंदा धंदा धिंदा 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 छन छन चनन चन चन चनन, आवाज भी आ रही थी। और वो एकदम उठ के बैठ गया। ये कौन है, ये क्या हो रहा है? वो डरने वाला बंदा नहीं था, लेकिन आवाज बहुत क्लियर थी और सहन से आ रही थी। वो उठ के अपनी जगह पे बैठ गया, और तभी उसने देखा वो छन छन छनन तक दिन धिंदा आवाजें भी आ रही और छन छन अंदर की तरफ आ रही है आवाज। और तभी उसकी आंखों ने देखा एक औरत जिसने इस तरह का लिबास पहन रखा था जिस तरह पहले के दौर में डांस करने वाली, कथक जिस तरह वो डांस करती थी, एक घघरा सा गोल सा होता था, ऐसे लंबा सा लिबास पहने एक औरत। पाँव के अंदर चूड़ी पजामा उसने पहना हुआ था, और दोनों पाँव के अंदर, टांगों के अंदर उसने घुंघरू बांध रखे थे। उसका लिबास ऐसा था जैसे नाचने वाली का लिबास, और पाँव के अंदर उसके घुंघरू थे। और जब वो चलती हुई अंदर आई तो पहली निगाह उसके पाँव के ऊपर पड़ी, उसके पाँव के अंदर घुंघरू बंधे हुए थे। सफ़ेद कलर का चूड़ी पजामा उसने पहना हुआ था, और जैसी घुंघरू से देखता हुआ उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो सांस लेना भूल गया। वो बहुत ही भयानक थी। उसकी आंखों के अंदर से खून नीचे की तरफ बह रहा था। उसके बाल घुंघरियाले और अजीब से उलझे हुए थे, जैसे मट्टी से भरे हुए हों, और एक खंजर था जो उसके सर के अंदर घुसा हुआ था। और हैरत की बात यह थी वो खंजर ऐसा उसके सर के अंदर घुसा हुआ था कि आगे माथे की तरफ से बाहर निकला हुआ था, पीछे से घुसा हुआ था और आगे माथे वाली साइड से थोड़ा सा बाहर निकल आया था। आंखों से भी खून बह रहा था, और जिस जगह से वो खंजर निकला हुआ था उस जगह से भी खून बह रहा था, जैसे किसने उसको खंजर पीछे से मारा था और आगे वो माथे से निकल आया था। आंखें उसकी लाल सुर्ख थीं, इंसान जैसी आंखें नहीं थी, लगती तो वो इंसानी आंख थी, लेकिन जितनी लाल सुर्ख थी तो कोई भी देख के दहल जाए। लंबे बाल, घुंघरियाले बाल मट्टी से अटके हुए, और उसके हाथों के नाखून बढ़े हुए थे। शदीद गुस्से से देखती हुई अंदर दाखिल हुई, और तभी उसके मुंह से निकला, कौन हो तुम? कासिम खौफजदा अंदाज में जो बैठा उसको देख रहा था, जो चलती हुई बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो बोला, कौन हो तुम? तो बोली, मेरा नाम मरीना है, वो सामने बाथरूम मेरा घर है, वहीं मैं रहती हूं, आओ मेरे साथ। और तभी वो तेजी से आगे बढ़ी और उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ा, और हाथ जब पकड़ा तो उसको अंदाजा हुआ ये हाथ इंसानी हाथ नहीं है। ये हाथ ऐसा था जैसे आग से बना हुआ हो, उसमें आग हो, और ऐसा लगता था जैसे बर्फ का बना हो। वो हैरान सा हुआ, पहले आग सी महसूस हुई उस हाथ के अंदर, फिर ऐसा लगा जैसे ठंडा यख बर्फ की तरह ये हाथ हो। और उसको जब पकड़ा उसने जबरदस्ती उसके हाथ को उसको घसीटा, तो उसी लम्हे उसकी निगाह उसकी गर्दन की तरफ पड़ी, तो उसकी गर्दन कटी हुई थी। इतनी कटी हुई थी, आधी पूरी नहीं कटी हुई थी, आधी उसकी गर्दन पीछे से कटी हुई थी जो आगे से नजर नहीं आ रही थी, पीछे से आधी इतनी कटी हुई थी कि अंदर का सब कुछ नजर आ रहा। जब वो सामने उसके आगे खड़ी हुई थी तो आगे से गर्दन पूरी थी, सिर्फ पीछे से घुसा हुआ खंजर नजर आ रहा था, आंखों से खून निकल रहा था, और आगे जहां से खंजर निकला हुआ था वहां से भी खून था। जब उसको लेके मुड़ी है तो तभी उसने पीछे उसकी गर्दन को देखा जो आधी कटी हुई थी और अंदर गोश्त तक निकल रहा था और फुआरे खून के उबल रहे थे। उसके पीछे कटी हुई गर्दन से बकायदा खून के फुआरे निकल रहे थे, और वो उसको पकड़ के बोली, आओ मैं तुम्हें अपने बाथरूम जो मेरा घर है वहां लेके जाती हूं। और जैसे उसने उसका हाथ पकड़ा जो पहले आग की तरह गर्म था और फिर बर्फ की तरह ठंडा यख, और जैसे उसकी निगाह उसकी गर्दन की तरफ पड़ी और उस गर्दन से निकलते हुए आखिरी फुआरे को उसने देखा जो पीछे से फुआरे की तरह, फुआरा जिस तरह तेजी से ऊपर की तरफ खून फेंकता है ऐसे फुआरे निकल रहे थे पीछे से। उसको पकड़ के थोड़ी ही दूर चली होगी कि वो गिरा और बेहोश हो गया।
अगली सुबह मुल्तान टेलीफोन आया, कलसूम को बुला कर दे, इमरजेंसी है। और कलसूम, जैसे कलसूम तक, क्योंकि उनके घर में टेलीफोन नहीं था, जो पास हमसायों के घर में टेलीफोन था, उन्होंने कहा कि कलसूम को बुला दीजिए, इमरजेंसी है। वो कलसूम को बुलाने गए कि आप 15 मिनट बाद कॉल कीजिएगा। 15 मिनट बाद जब कलसूम वहाँ पे पहुँच गई, इंतज़ार में आके बैठ गई, तो कॉल आया, उसने उठाई तो उसकी हमसाई बोल रही थी, जिसकी आवाज़ में कपकपाहट थी, और वह बोली, कलसूम जल्दी पहुँचो, कासिम भाई को दिल का दौरा पड़ा है। ये सुनना था कि कलसूम के हाथ से टेलीफोन गिर गया और वो कोई जुमला नहीं सुन सकी, और वो अपने घर वालों के साथ भागी। और जब वहां पहुंची तो उसको इतला मिली, कासिम अल्लाह को प्यारा हो चुका है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी, उसकी सब कुछ खत्म हो चुका था। और उसको जो पता लगा, उसकी हमसाई नहीं जानती थी कि उसकी दोस्त जा चुकी है। वो रूटीन वाइज अगले दिन जिस तरह रोज़ मिलने के लिए आती थी, उसी तरह मिलने, क्योंकि वो इमरजेंसी में गई थी, खुदाफिज करके नहीं गई थी। अगले दिन उसी तरह जब मिलने के लिए आई तो उसने कासिम को फर्श पे बेहोश पड़ा हुआ देखा। सहन जो था, सहन के फर्श पे बेहोश पड़ा हुआ था, और वो भागी, चीखें मारती हुई बुला के लाई, सबको इकट्ठा किया। जब सारे आए, अंदर पहुंचे, क्योंकि उसकी दोस्त तो थी नहीं, और दोस्त को आवाज़ें देती रही, अंदर कोई नहीं था। और जब सबको बुला के ले आई, वो अंदर आए, कासिम तक पहुंचे। कासिम बेहोश था। जब उसको होश लाया गया तो इतना खौफजदा था, ऐसे पागलों की तरह सबको देख रहा था कि सब डर गए। और उसने डरते डरते वो कहानी सुना डाली थी जो उसके साथ हुआ था। सबने जब उसको पूछा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, और वो इतना होश में था कि उस कहानी सुना सका। उसने रात वाली जो उसके ऊपर बीती थी, वो उसने सारी कहानी सुनाई कि ऐसे उसने मेरा हाथ पकड़ा था, वो ऐसी थी, मैंने उसका आखिरी चेहरा भी देखा था, उसके बाद मुझे याद नहीं रहा। और तभी उसी दिन की रोशनी में उसकी निगाह पड़ी सामने की तरफ, उसी बाथरूम की तरफ। जब वो कहानी सुना रहा था, उनने उसको उठाया, होश दिलाया कि चलो बाहर चलो, अस्पताल लेके चलते हैं। तभी कहते हैं जब उसकी निगाह सामने बाथरूम की तरफ गई, उसी बाथरूम की तरफ जिसकी तरफ वो उसको लेके जाना चाहती थी, उसने कहा था ये मेरा घर है, जहाँ पे उसके बेटे ने किसी को मुस्कुराते हुए देखा था और ख़ुद भी मुस्कुराया था और कहा था मरीना। और वो उसको रात भी कह रही थी मैं मरीना हूँ, और बता रही थी मैं सामने तुम्हारे बाथरूम में रहती हूँ। और जब उसको वो उठा के अस्पताल की तरफ लेके जाने लगे, तब उसकी निगाह बाथरूम की तरफ पड़ी। और कहते हैं देखने वालों ने देखा, या उसकी निगाह बाथरूम की तरफ गई है, तभी उसी लम्हे उसको एकदम से जिस्म को झटका लगा है, और किसी ने कहा इसको दिल का दौरा पड़ रहा है। वो बाथरूम की तरफ सिर्फ उसने आखिरी दफ़ा देखा था, जो होशो हवास में अभी तक था, कि बाथरूम की तरफ देखते ही उसको दिल का दौरा पड़ा। उसको वो इमरजेंसी में उसी वक्त अस्पताल लेके गए, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बताया कि रास्ते में ही दम तोड़ चुका है, अल्लाह को प्यारा हो चुका है। अस्पताल पहुंचते ही कासिम मर चुका था। और कलसूम जब वहां पहुंची तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, उसका शौहर इस दुनिया से जा चुका था। देखते ही देखते वो घर उसके शौहर को निगल चुका था। उस बुजुर्ग ने सही कहा था, वो जो मरीना है वो नुकसान पहुंचाती है, रहने नहीं देती, तुम लोग भी यहां से चले जाओ। लेकिन कोई ये नहीं सोच सकता था कि वो इस हद तक करेगी कि कासिम की जान ही निकाल देगी। कोई नहीं जानता कि आखिरी लम्हे उसने क्या देखा था। जब वो लोग पहुंचे थे, वो बेहोश था, ठीक था, उसको हुआ कुछ नहीं था, उसको चोटें भी नहीं लगी थी, उसका कोई बुरा हाल भी नहीं था। हाँ, वो होश में आ गया था, उसने आराम से सारी कहानी भी सुना दी थी, बावजूद इसके कि वो खौफजदा था, बहुत डरा हुआ था। लेकिन आखिरी लम्हे जब उसने बाथरूम की तरफ देखा था, वो उसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे थे। पता नहीं उसने क्या देखा था कि फिर से ऐसी कैफियत में गया कि दिल का दौरा पड़ा और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। और उसके बाद वो अपने उस एक बेटे के साथ कलसूम ने अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी। उसके बाद उसके अंदर हिम्मत ही नहीं आ सकी कि वो शादी कर सके, शादी का सोच सके। वो अपने शौहर से जितना प्यार करती थी और जितना शौहर उससे प्यार करता था, वो उसको भुला ही नहीं सकी। तकरीबन एक नीम पागल सी औरत की तरह उसने ज़िंदगी गुजार दी। आज वो जिंदा है, आज भी एक शहर में आबाद है। लेकिन ये कहानी उसने खुद नहीं भेजी, किसी ने मुझे भेजी है। और मैंने उनसे कहा मेरी कलसूम से ज़रूर बात कराइएगा। उन्होंने कहा ज़रूर
आपसे जल्द ही कुलसूम की बात भी करवाएंगे। मैंने कहा मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, कुछ सवालात हैं जो मुझसे कहना चाहता हूँ, कुछ बातें हैं जो मैं उनसे करना चाहता हूँ, वीडियो कॉल के ज़रिए मेरी उनसे बात करेंगे। अगर कुछ मुझे मज़ीद पता लगता है इंशाल्लाह तो आपके साथ मैं स्टोरी में उसको भी शामिल करूँगा। ये थी आपकी कहानी जो मैंने आज प्रोग्राम में शामिल की। आप भी अपनी कहानियां भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानियों को भी OCS का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है जिस पर कहानी लिख के या वॉइस मैसेज करके आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं। 92 पाकिस्तान का कोड है। आपके मुल्क में शुरू में 00 लगता है या प्लस का निशान लगता है, आप देख लीजिए, +92 313665550। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, 00923116655550 00923136655500। इस पे आप मुझे अपनी स्टोरी भेजिए। आखिरी लफ्ज़ आप लिख के कहानी भेजिए, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजिए। आखिरी लफ्ज़ आपने उर्दू में कहानी भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में स्टोरी भी लिख सकते हैं, या फिर आप OCS, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी, OCS भी लिख सकते हैं। उर्दू में कहानी, इंग्लिश में स्टोरी, या आप OCS भी लिख सकते हैं। लेकिन आपने ये तीनों लफ्ज़ में से कोई ना कोई लफ्ज़ लिख के लाजमी भेजना है। अगर आप लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। आज की OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।